दोस्तों, डीएम मैडम सज धज कर अपने रिश्तेदार के यहां शादी में जा रही थी। आज ड्यूटी पर से डीएम मैडम काफी लेट हो चुकी थी। शादी में पहुंचने में भी देरी हो रही थी, इसलिए वे तेजी में अपने रिश्तेदार यहां जा रही थीं। लेकिन इतने में ही उनकी कार का पीछे का टायर डगमगाने लगा। डीएम मैडम समझ चुकी थी कि आज तो देरी में और देरी होने वाली है। जैसे ही डीएम मैडम ने उतरकर पीछे का टायर देखा तो वह पंचर हुआ था। डीएम मैडम अपने नसीब को कोस रही थी, क्योंकि आज डीएम मैडम का ड्राइवर भी उनके साथ नहीं था। जब डीएम मैडम ने आसपास नजर फिराई तो वहां पर एक पंचर वाले की दुकान उन्हें दिखाई दी। डीएम मैडम ने भगवान को शुक्रिया अदा किया कि काश भगवान, शुक्रिया, आपने नजदीक ही पंचर की दुकान भेज दी। डीएम मैडम उस पंचर की दुकान पर गई और पंचर वाले से कहा, मुझे शादी में जल्दी में जाना है, आप कृपया करके मेरी गाड़ी को जल्दी से ठीक कर दीजिए और टायर का पंचर बना दीजिए। इतने में वहां पर एक बूढ़ा कहने लगा कि मैडम 5 मिनट बैठिए, मेरा कारीगर बस आ ही रहा है। नॉइस। करीब 5 मिनट बैठने के बाद एक मास्क लगाया हुआ पंक्चर बनाने वाला मजदूर वहां पर आता है, जो डीएम मैडम की गाड़ी का टायर निकालकर पंक्चर बनाने लगता है। डीएम मैडम उस आदमी को देख रही थी। उन्हें अंदर अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। डीएम मैडम ने उस पंचर बनाने वाले मजदूर से पूछा कि तुमने मास्क क्यों लगा रखा है? तो वह मजदूर कहने लगा, मुझे सर्दी हो रही है और मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है, इसलिए मैंने मास्क लगा रखा है। तो डीएम मैडम को थोड़ा सा शक हुआ। डीएम मैडम ने कहा कि जरा अपना मास्क उतारो, तो वह मजदूर मना करने लगा। लेकिन डीएम मैडम को गुस्सा आया और गुस्से में डीएम मैडम ने कहा, तुम मास्क उतार रहे हो या नहीं? तो मजबूरन उस आदमी को मास्क उतारना पड़ा। और जैसे ही उस मजदूर ने मास्क उतारा, डीएम मैडम के पैरों तले जमीन खिसक गई। डीएम मैडम हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वह पंचर बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका ही मरा हुआ पति था। आज से करीब 15 साल पहले एक हादसे में मर चुका था। डीएम मैडम अपने पति को जिंदा देखकर रह गई। डीएम मैडम ने अपने मरे हुए पति से पूछा कि तुम जिंदा हो, यह कैसे हो सकता है? लेकिन वह पंचर बनाने वाला मजदूर बिल्कुल चुप रहा और अपनी आंखें उसने नीचे कर लीं और फूट फूट कर रोने लगा। क्नॉयस, डीएम मैडम ने कहा, रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, आखिर तुम जिंदा कैसे हो और तुम इतने सालों तक मुझसे दूर क्यों थे? लेकिन वह मजदूर पंचर बनाने वाला बिल्कुल चुप रहा। लेकिन जब डीएम मैडम ने जबरदस्ती उस मजदूर से पूछा तो उस मजदूर को न चाहते हुए भी अपना मुंह खोलना और उस मजदूर ने जो सच्चाई बताई उसे सुनकर आपके भी आंखों से आंसू आने लगेंगे। दरअसल दोस्तों, इस घटना के बारे में आगे जाने उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। बहुत ही सच्ची और आपके दिल को झकझोर करने वाली यह घटना है, इसलिए वीडियो को लाइक शुरू करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जो भी सच्चा देश प्रेमी है वो जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, यह घटना है आज से करीब 18 साल पहले की। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में दीपिका राठी नाम की एक लड़की कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। दीपिका एक सरकारी कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसके माता पिता की हालत काफी दयनीय थी। दीपिका के माता पिता मजदूरी करके अपनी इकलौती बेटी को पढ़ाया लिखवाना करते थे। लेकिन दीपिका का सपना था कि वो आगे जाकर एक डीएम ऑफिसर बने, एक पुलिस अफसर बने। लेकिन उसका यह सपना पूरा होना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इस सपने को पूरा करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत पड़ रही थी। दीपिका को न चाहते हुए भी अपना सपना भूलना पड़ा। उसके माता पिता भी मजबूर थे। बेचारे क्या करते? किराए के मकान में रह रहे थे और मजदूरी करके जो पैसा बचाया था वह दीपिका की कॉलेज की पढ़ाई में सारा का सारा लगा दिया था। इतने में ही एक दिन दीपिका के लिए एक रिश्ता आता है। दीपिका के माता पिता को वह रिश्ता काफी पसंद आया, लेकिन दीपिका अब भी अपने माता पिता के साथ रहना चाहती थी और उनकी मदद करना चाहती थी। लेकिन दीपिका के माता पिता कहते हैं कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं और हमारा बस केवल एक ही सपना है कि तू अब अच्छे घर चली जाए। दीपिका के ससुराल वाले इतने आमिर नहीं थे, वो मध्यम वर्गीय परिवार से ही थे। जब दीपिका अपने होने वाले पति से मिली तो उससे केवल दीपिका ने एक शर्त रखी कि मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन शादी के बाद मैं अपने माता पिता का ध्यान रखूंगी और अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रखूंगी। तो दीपिका का होने वाला पति, जिसका नाम शुभम था, शुभम काफी अच्छा लड़का था, वह मान गया। कुछ समय बाद दोनों की अच्छे से शादी हुई।
शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से रह रहे थे। धीरे धीरे करके दोनों को बीच में दोस्ती हुई और दोनों की शादी के बाद दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्रेम भी हो गया। दोनों एक दूसरे के लिए जान छिड़कने लगे थे। एक दिन शुभम ने कहा कि तुम्हारा सपना था डीएम ऑफिसर बनना, तुम अपना सपना पूरा क्यों नहीं करती? लेकिन दीपिका ने कहा कि मेरे इस सपने को पूरा करने के लिए करीब 4 से 5 लाख की जरूरत पड़ेगी और मुझे ये सब घर छोड़कर दिल्ली जाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। लेकिन शुभम ने कहा, तुम क्यों चिंता करती हो, पैसे की व्यवस्था मैं करूंगा। लेकिन दीपिका जानती थी कि उसके ससुराल वालों की इतनी ताकत नहीं थी। फिर भी शुभम ने हामी भर दी। शुभम कहने लगा कि तुम एक ऑफिसर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूं। शुभम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। शुभम केवल मात्र 5वीं कक्षा तक ही पढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी का सपना पूरा कर रहा था। शुभम एक फैक्ट्री में मजदूरी का कार्य करता था। महीने का करीब 10,000 से 12,000 वह कमा लेता था। कुछ दिनों के बाद शुभम ने दीपिका को 5 लाख दिए। दीपिका ने पूछा कि तुम यह पैसा कहां से लाए हो? तो शुभम ने कहा, तुम्हें क्या मतलब, तुम अभी केवल पढ़ाई पर ध्यान दो और दिल्ली जाओ और वहां से डीएम ऑफिसर बनकर ही लौटना। बेचारी दीपिका कुछ पूछ नहीं पाई। वह दिल्ली चली गई, जहां पर उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई करी। उसने एक के बाद एक अपना यूपीएससी की परीक्षाएं पास करी और फिर इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उसने सबसे अच्छे नंबर लाए और काफी अच्छी रैंक हासिल करी और वह एक डीएम ऑफिसर बनी। करीब 5 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आज दीपिका एक डीएम ऑफिसर बन चुकी थी। जब यह बात शुभम को पता चली तो वह बहुत खुश हुआ। करीब 2 महीने के बाद ही दीपिका की पहली पोस्टिंग हुई, जहां पर उसे काफी अच्छा बड़ा बंगला दिया गया, अच्छी बड़ी कार दी गई। दीपिका अब अच्छी सोसाइटी में रहने लगी थी। बड़े बड़े लोगों से उससे संपर्क होने लगे थे। शुभम अपनी पत्नी की तरक्की देखकर काफी खुश था। दीपिका के साथ शुभम और उसके सास, ससुर और माता पिता सभी साथ में रह रहे थे। लेकिन शुभम इतना पढ़ा लिखा नहीं था, ना ही उसके पास इतने पैसे थे। शुभम ने अपनी घर बेचकर जो पैसे आए थे, वो उन पैसों को अपनी पत्नी को डीएम बनाने में खर्च कर दिए थे। जो पैसा RS 5,000 दीपिका को दिया था, वह पैसा शुभम ने घर बेचकर दीपिका को दिए थे, जिससे बेखबर थी दीपिका। शुभम को अपना मान सम्मान बहुत प्यारा था। शुभम भले ही यूं गरीब था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा मान सम्मान से प्यार था। एक दिन जब दीपिका अपने सारे स्टाफ के गर्मियों और अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थीं, तभी दीपिका के साथ शुभम भी मौजूद था। तभी दीपिका के कुछ दोस्तों ने बात ही बात में शुभम को एक ताना मार दिया और कह दिया कि अरे आप तो बहुत लकी हो गई, आप तो इतने गरीब थे लेकिन आपकी पत्नी ने आपके दिन बदल दिए। आपकी पत्नी आज एक डीएम ऑफिसर बन गई है। आप तो अनपढ़ हो और आपकी पत्नी एक डीएम ऑफिसर है। साथ ही दीपिका की कुछ सहेलियों से कहने लगी कि तुझे थोड़ा सा अपमान तो महसूस नहीं होता कि तू एक डीएम ऑफिसर है और है तेरा एक पति अनपढ़ है। तुझे बुरा तो लगता होगा, लेकिन दीपिका ने सबके सामने कहा कि आज मैं जो भी हूं केवल और केवल मेरे पति की वजह से हूं। मेरे पति ने ही मुझे एक डीएम ऑफिसर बनाया। वह नहीं होते तो आज मैं एक डीएम ऑफिसर नहीं बनती। लेकिन यह सारी बातें शुभम सुन रहा था। उसको काफी बेइज्जती महसूस हुई। शुभम बहुत ज्यादा गहरे विचार करने लगा था। शुभम काफी मासूम दिल का था। उसके दिल को छोटी सी भी बात ठेस चुभ जाती थी। उस पार्टी में कई लोगों ने ऐसी बातें करी थीं, जिसके चलते उसके दिल को काफी पहुंची थी। अगले ही दिन शुभम ने दीपिका से कहा कि चलो क्यों ना हम आप कहीं घूम फिर कर आ जाएं। शादी के बाद तो तुम दिल्ली चली गई थी और फिर 5 सालों बाद तुम अपने कामों में लग गई। हमें समय ही नहीं मिला। क्यों ना हम आसपास ही कहीं घूमने चले। तो दीपिका ने भी हामी भर दी। दोनों घूमने के लिए उत्तराखंड चले गए। उत्तराखंड में वे कई सारी जगह घूमे फिरे। उन्होंने 4 धाम की यात्राएं भी करी और अंत में वे ऋषिकेश पहुंचे। रात्रि के जब दीपिका और शुभम साथ में सो रहे थे, तभी शुभम ने काफी सारी प्यारी बातें दीपिका से कहीं और दीपिका को कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम कभी भी मुझे मत भूलना। लेकिन दीपिका कहने लगी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आज तुम बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। क्या हुआ तुम्हें? तो शुभम ने कहा, कुछ नहीं, कल सुबह जल्दी उठेंगे, हम रिवर राफ्ट करने जाएंगे। लेकिन दीपिका कहने लगी, तुम्हें तैरना नहीं आता, रिवर राफ्टिंग हम नहीं जाएंगे।
लेकिन शुभम ने जिद करी और शुभम कहने लगा कि वहां पर सभी सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, हम रिवर राफ्टिंग करने जरूर जाएंगे। मेरी यह काफी बड़ी इच्छा थी, तो न चाहते हुए भी दीपिका को शुभम की इच्छा माननी पड़ी। दीपिका तो एक ऑफिसर थी जिसे तैरना आता था, लेकिन शुभम को तैरना नहीं आता था। जून का महीना चल रहा था, गंगा नदी भी काफी उफान पर थी। अगले दिन जब सुबह सुबह वह ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग करने पहुंचे, तब दीपिका ने शुभम को कहा कि तुम बिल्कुल कसकर पकड़ना। और फिर जब वे लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे थे तो उनको काफी मजा आ नाव रहा था। शुरुआत में यह मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन जब गंगा नदी के एक बवंडर में उनकी पहुंची, तब उनकी नाव एकदम से पलट गई और नाव में बैठे सभी लोग गंगा नदी में चले गए। सभी ने अपना लाइफ जैकेट पहन रखा था, जिसके चलते सभी लोग ऊपर ही थे। कोई डूब नहीं रहा था, लेकिन इतने में ही शुभम का लाइफ जैकेट खुल गया और वह गंगा नदी में ही आगे आगे बहने लगा और डूबने लगा। दीपिका जैसे तैसे तैरते तैरते वापस अपनी नाव में तो पहुंच गई, लेकिन जब उसने देखा कि उसका पति शुभम गंगा नदी में बह रहा है और उसका लाइफ जैकेट भी खुल गया है, तो वह हक्का बक्का रह गई। गंगा नदी काफी उफान पर थी और शुभम को बहाए ले जा रही थी, और आगे जो बवंडर था शुभम उसमें घुस गया। पानी का बवंडर बहुत ही खतरनाक होता है, जो शुभम को निगल ले गया था। जैसे तैसे दीपिका और बाकी के साथी किनारे पहुंचे, और जैसे ही वह किनारे पहुंचे, उन्होंने शुभम को ढूंढना शुरू किया। सुरक्षा कर्मियों की भी सहायता ली, लेकिन शुभम कहीं नहीं मिला। सभी कह रहे थे कि जिस बवंडर में शुभम फंसा था, उस बवंडर से कभी कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। अभी तक तो शिवम इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा, और इस बवंडर में जो फंसता है वह वापस मिलता भी नहीं है। दीपिका के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। कि आखिर यह क्या हो गया, लेकिन दीपिका ने हार नहीं मानी। उसने अपनी डीएम के पावर का इस्तेमाल किया और कई बड़े बड़े अधिकारियों से बात करी, जिसके बाद कई घंटों तक बचाव कार्य शुरू किया गया। लेकिन शुभम का कोई अता पता नहीं चला, क्योंकि उस समय गंगा नदी का बहाव भी बहुत खतरनाक था। गंगा नदी एकदम से उफान पर आ गई थी। सभी लोग दीपिका को कह रहे थे कि अब तुम अपने पति को भूल जाओ, क्योंकि अब वह अब नहीं मिलने वाला। अगर गंगा मैया ने चाहा तो वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ऐसी हालत में कभी कोई वापस नहीं आता है और ना ही उसके शरीर का कोई हिस्सा उन्हें मिलता है। दीपिका पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि जिस पति ने अपना घर बेचकर उसे एक डीएम ऑफिसर बनाया, आज वही पति उसका साथ छोड़कर जा चुका था। धीरे धीरे समय बीतता गया। महीनों हो गए, लेकिन शुभम का अता पता बिल्कुल नहीं चला। समय बीतता गया, साल बीतते गए, लेकिन शुभम का कोई अता पता नहीं चला। इस बीच दीपिका काफी अकेली पड़ चुकी थी। दीपिका के रिश्तेदार और दीपिका के माता पिता उसे कहते कि अब तू अपने लिए दूसरा साथी ढूंढ ले, कब तक अकेले अपना जीवन काटेगी। लेकिन दीपिका ने कह दिया था कि अब चाहे जो भी हो जाए, मैं कभी भी शुभम के अलावा किसी के बारे में सोचूंगी भी नहीं, क्योंकि शुभम ने मेरे लिए इतना बड़ा कार्य किया था। उसने मुझे एक डीएम ऑफिसर बनाया और वह मुझसे बेइंतहा प्यार करता था, और मैं भी उससे करती हूं। मैं कभी भी उसके अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकती। दीपिका अपने पति की तस्वीर हमेशा अपने ऑफिस में लगाती थी। दीपिका अपने पति को भूल नहीं पा रही थी। करीब साल पर साल बीतते गए, लेकिन दीपिका अपने पति को नहीं भूल पाई। इसी दौरान करीब 15 सालों के बाद दीपिका का ट्रांसफर पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में होता है, जहां परिस्थितियां पूरी ही विपरीत थीं, जहां का रख रखाव, रहनी सहनी सब कुछ अलग था। दीपिका वहां पर पदस्थ हुई डीएम के पद पर, और वहां पर अपना कार्यभार संभालना करीब 15 से 20 दिनों तक दीपिका को एडजस्ट होने में लगे। धीरे धीरे दीपिका एडजस्ट हो रही थी। कोलकाता में ही दीपिका का एक रिश्तेदार भी रहा करता था। दीपिका के रिश्तेदार एक दिन उससे मिलने आए। उन्होंने बहुत बातें करी और जाते जाते दीपिका को अपने घर होने वाले मांगलिक कार्य के लिए आमंत्रित किया। दीपिका ने कहा कि हाँ, मैं जरूर आऊंगी और मैं जरूर समय निकालूंगी आपके लिए। इसके बाद जब मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने का समय आया, लेकिन उस दिन दीपिका को काफी ज्यादा कार्य थे। अपने काम में वह दिन भर बिजी थी। फ्री होते होते उसे लगभग शाम हो चुकी थी, और उसी दिन उसका ड्राइवर भी छुट्टी पर था, क्योंकि वह बहुत बीमार था। दीपिका अपनी कार को खुद ही चला रही थी।
जैसे तैसे वह अपने घर पहुंची और सज धज कर कार्यक्रम में जाने लगी, लेकिन इतने में ही उसकी कार का पीछे का टायर डगमगाने लगा। जैसे ही उसने देखा, उसकी कार का पीछे का टायर पंचर था। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो वहां एक पंचर की दुकान दिखाई दे रही थी। उस पंचर की दुकान पर एक बूढ़ा बैठा हुआ था। उसने कहा, 5 मिनट बैठिए। लेकिन डीएम साहिबा ने कहा कि मुझे देर हो रही है, जल्दी बुलाइए। और जैसे ही वह पंचर बनाने वाला आया, उसने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था। पता नहीं वह डीएम साहिबा से कुछ छुपा रहा था या अपना चेहरा छुपा रहा था। डीएम साहिबा को उसका शरीर देखकर उसकी रूह को जब उन्होंने महसूस किया तो और कुछ अंदर ही अंदर उनको महसूस होने लगा। डीएम साहिबा ने कहा, तुम कौन हो? तुम अपना मास्क क्यों नहीं उतार रहे हो? लेकिन वह मजदूर पंचर बनाने वाला टस से मस नहीं हुआ। लेकिन जब डीएम साहिबा ने अपनी आवाज तेज करी और दबाव बनाया तो उस मजदूर को भी झुकना पड़ा और अपना मास्क उतारना पड़ा। और जैसे ही मास्क उतारा, उनके सामने उनका बिछड़ा हुआ नहीं बल्कि पति था। डीएम साहिबा के पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब डीएम साहिबा ने अपने पति से पूछा कि आखिर तुम इस हालत में कैसे, और तुम तो मर चुके थे, तो मरा डीएम साहिबा का पति कुछ नहीं बोला। शुभम टस से मस नहीं हुआ। लेकिन जब डीएम साहिबा ने जोर जबरदस्ती करके पूछा तो शुभम को मजबूरन अपना मुंह खोलना पड़ा और कहा कि हाँ, मैं जिंदा हूं, मैं आज भी जिंदा हूं। और तुम यहां कैसे? मैं तो तुम्हें छोड़कर इतनी दूर आ गया था, लेकिन तुम यहां कैसे? जब यह बात डीएम साहिबा ने सुनी तो वह हैरान रह गई और कहा कि तुम जिंदा कैसे हो? तो डीएम साहिबा अपने पति से पूछने लगे कि तुम जिंदा कैसे हो? तो डीएम साहिबा का पति शुभम अपना मुंह खोलता है और कहता है कि दुर्भाग्यवश मैं आज जिंदा हूं। मुझे मर जाना था, लेकिन मैं फिर भी आज जिंदा हूं, सिर्फ और सिर्फ इन बूढ़े चाचा के कारण जो तुम्हारे पीछे बैठे हैं। तो डीएम साहिबा कहने लगी कि कैसे? तो शुभम ने कहा कि जब मैं गंगा नदी में बह रहा था तो मैं बहते बहते बहुत आगे निकल गया था। मुझे तो होश भी नहीं था। मेरा जब होश आया तो मैं इन चाचा की गोद में था। इन्होंने ही मुझे बचाया और ये ही मुझे लेकर यहाँ कोलकाता आ गए। मैंने इनसे मना किया था कि तुम किसी को भी मत बताना, और मैं इनके साथ ही रहने लगा और इनकी पंचर बनाने की दुकान में काम करने लगा और इनका बेटा बनकर ही मैं इनके साथ रहने लगा, क्योंकि नका कोई भी नहीं है। तो डीएम साहिबा ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम अगर बच गए थे तो तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आए? क्यों तुमने मेरा साथ छोड़ा? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे? तुमने ऐसा नाटक क्यों किया? मुझे बताओ तब। डीएम साहिबा के पति शुभम ने कहा कि मैं तुम्हें और जलीलित नहीं होने देना चाहता था। मैं तुम्हारे साथ रह रहा था तो तुम्हारा मान सम्मान कम हो रहा था। मेरे जैसा अनपढ़ आदमी एक डीएम साहिबा के साथ रहेगा तो उसे कितना अपमान सहना पड़ेगा। इसलिए मैंने तुमसे दूरी बना ली। मुझे पता था कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मजबूरन मुझे तुमसे दूर होना पड़ा, क्योंकि एक अनपढ़, एक गवार आदमी, एक गरीब आदमी एक डीएम का पति है तो सब क्या सोचेंगे। इसीलिए मैं तुमसे दूर हो गया और मैंने मरने का नाटक किया और मैं फिर वापस नहीं आया। जब डीएम साहिबा ने कहा कि ऐसा किसने कहा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, तो शुभम कहने लगा कि उस दिन पार्टी में कई लोगों ने ऐसी बातें करी और आए दिन कई सारे लोग ऐसी बातें बोलते थे। मैं सब सुनता था जब तुम्हारा मुंह चा हो जाता था। लेकिन डीएम साहिबा ने कहा कि मुझे लोगों से नहीं फर्क पड़ता कि वो तुम्हारे बारे में क्या कहे। मुझे पता है कि आज मैं डीएम हूं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। तुमने ही अपना घर बेचा और अब मुझे डीएम बनाया। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं इस पद पर नहीं होती। आखिर तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं। मुझे लोगों से नहीं मतलब, मुझे तुमसे मतलब है। तुम्हारे बिना मेरे 15 साल कैसे कटे, तुम्हें नहीं पता। मैं कैसे एक दिन घुट घुट कर जिया है। मैं तो कब का अपने आप को खत्म कर लेती, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारे इंतजार में थी, जिसने ही मुझे तुम्हें तुम्हारे लिए जिंदा रखा है। डीएम साहिबा ने कहा कि तुम अब मेरे साथ चलो, बस बहुत हो गया और आगे से तुम ऐसा कभी सोचना भी मत। तब शुभम ने कहा, अब तक तो तुमने दूसरी शादी भी कर ली होगी। लेकिन डीएम साहिबा ने कहा, मैं हमेशा कुंवारी रह लेती, मैं हमेशा अकेली रह लेती, लेकिन मैं किसी का साथ नहीं सुनती, क्योंकि मैं तुमसे शिक्षा प्रेम करती थी और मैं तुम्हारे जाने के बाद भी किसी के बारे में नहीं सोचती। यह सुनकर शुभम के भी आंखों से आंसू आ गए। दोनों पति पत्नी 15 साल बाद वापस मिले। इसके बाद शुभम वापस से डीएम साहिबा के साथ रहने लगा। करीब 1 साल के बाद डीएम साहिबा एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है और उनकी जिंदगी काफी खुशहाल चलती है।
तो दोस्तों, इस तरह एक पत्नी को अपना मरा हुआ पति करीब 15 साल के बाद मिला। यह सच्ची घटना से आपको क्या सीख मिलती है? आपको यह घटना कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस घटना पर क्या राय है, हमें जरूर बताएगा।